welcome back to my channel. So today we will do the chapter 2 NCRT class 12 Kings, Farmers and Towns. Early states and economies. सी 600 BC से हम 600 BC बिफोर कॉमन एरा से हम 600 कॉमन एरा तक करेंगे टाइमलाइन ही बताई गई है कि अर्ली स्टेट्स इकोनॉमी से 600 BC से 600 CE तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमने जो कल पढ़ा था, आपको पता है कि मैं एकदम से स्टार्ट नहीं करती, जो हम पढ़ चुके हैं पहले उनका रिवीजन होता है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो कल हमने ये पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको लिंक करवाया था चैप्टर 1 चैप्टर 2 से। तो वो कैसे करवाया था, देखो हमने देखा था अर्ली स्टेज, मैच्योर स्टेज जिसको हम अर्बन फेज भी बोलते हैं, और कौन सा, और डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज से ये स्टार्ट हो रहा है, डिक्लाइन फेज हमने देखा। तो डिक्लाइन फेज में जो ट्रेड था और ये सील्स वेट्स और ये सब जो हमने देखा था चैप्टर 1 में, वो सब वैनिश होने लगा, रिवर कोर्स बदल गई। तो जब ये सब बदला तो जो लोग थे वो वेस्ट से ईस्ट में आने लगे, वहाँ से लोग कहाँ पे आने लगे, लोग गंगा वैली में आने लगे। ठीक है, तो अब मैं बताऊं, तो हमने देखा था IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने देखा था। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें जो अर्ली स्टेज है, जो अर्ली स्टेज है उसमें हमने क्या देखा, अर्ली स्टेज में हमने देखा कि भाई अर्ली स्टेज में हमने, जिसको हम फॉर्मेटिव फेज भी बोलते हैं, अर्ली फेज में हमने देखा कि वो है 6000 BC से 2600 BC तक। फिर हमने देखा 2600 BC से 1900 BC तक। फिर हमने देखा 1900 BC से 1300 BC तक। ठीक है, ये जो 1900 BC से 1300 BC तक है, ये है डिक्लाइन फेज, डिकेडेंट फेज। जब जो लोग थे, पीपल थे, वो डिस्प्लेस हो रहे थे यहाँ वेस्ट से ईस्ट में, यहाँ कौन से क्या बोलते हैं, हड़प्पा से या मोहनजोदारो से कहाँ जा रहे थे, ये लोग जा रहे थे वेस्ट ईस्ट की तरफ, गंगा वैली की तरफ। ठीक है, तो हमने ये देखा। फिर हमने ये भी देखा कि फिर हमने ये देखा कि 5000 हमने देखा जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहे थे। तो 1500 BC से 1000 BC तक ऋग वैदिक पीरियड चला। ऋग वैदिक एक एज, जो हम आगे भी पढ़ेंगे अभी जो आएगा, ऋग वैदिक एज जैसे हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज से वो सराउंडेड है, इसलिए हम उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसको ऋग वैदिक पीरियड हम इसलिए बोलते हैं, एज हम इसलिए बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी जो इंडस रिवर जो पीपल है वो इंडस रिवर्स के आसपास ही रहते हैं, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास ही रहते हैं। तो इसको बोला ऋग वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक एज। फिर 1000 BC में आयरन एज आया। 1000 BC में आयरन एज आया। तो वो जो जैसे ये दिखाऊं, तो जो आयरन एज आया, कहाँ देखा था हमने, हाँ, तो ये आयरन यूज आया, ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल आउटपुट। तो आयरन का यूज होने लगा किसके लिए, क्रॉप्स के लिए। तो वो बहुत जो आयरन का टिप होता था ना, प्लो का ये जो टिप होता था, वो किसका आयरन से बनता था, आयरन की मदद से वो बनता था। तो वो इसको प्लो करने में बहुत अच्छा था और वो डीप जाता था, तो जिससे जो सीड्स डालने में अच्छा होता था और क्रॉप्स अच्छी आती थी, क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होता था। ठीक है, तो इसलिए आयरन का बहुत यूज़ होने लगा। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि फिर 1000 BC से 600 BC जो हम अभी पढ़ेंगे, 1000 BC से 600 BC से प्रॉस्पेरिटी आने लग गई लोगों में। ठीक है, फिर हमने ये देखा, फिर हमने टाइमलाइन बनाई पूरी टाइमलाइन बनाई पूरी कि जो हमने शुरू किया था, कहाँ से शुरू किया था, 6000 BC से 2600 BC रूरल IVC। फिर 2600 BC से 1900 BC तक अर्बन IVC। फिर आई थिंक सो
फिर उसके बाद कौन सी थी वो, हाँ 1900 BC से 600 BC तक, 600 BC तक रूरल IVC, और 600 BC से जो अपना अभी हम पढ़ेंगे 600 CE तक जो हम पढ़ेंगे वहाँ तक कहाँ, अर्बन IVC, अर्बन। तो ये सेकेंड अर्बनाइजेशन है। क्या है? सेकेंड अर्बनाइजेशन। 600 BC से सेकेंड अर्बनाइजेशन शुरू होता है। तो इस सेकेंड अर्बनाइजेशन में कैपिटल, टाउन एंड सिटी, ट्रेड और आर्किटेक्चर, आर्मी, ये सब होने वाला है। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा। फिर अब देखो हम पढ़ते हैं, मैंने आपको जो जो बताया वो मैंने कल बताया था। तो चैप्टर 1 में हम क्या पढ़ते हैं, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। जो हमें ब्रिक्स बताती थी, ब्रिक्स क्या बताती, ब्रिक्स हमें बताती थी क्या, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। बीट्स हमें बताती थी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। और बोन्स हमें क्या बताती थी, बोन्स हमें बताती थी उनके सोशल डिफरेंसेस के बारे में ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम इस चैप्टर से आफ्टर 1900 BC क्या हुआ, लोग शिफ्ट हो गए ईस्ट से वेस्ट, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो आयरन एज आया, फिर ऋग वैदिक पीरियड आया, ये सब आया। तो जैसे हमने मेसोपोटामिया में 11th में पढ़ा था, राइटिंग एंड सिटी लाइफ में चैप्टर 1, उसमें हमने पढ़ा था कि वो इंस्क्रिप्शंस पे मतलब वो एक बेक्ड क्ले पे लिखते, स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, तो जिसको हम वो डिसाइफर्ड हो गई थी। तो वैसे ही इधर जॉन फिलिप्स, जो हम आगे पढ़ेंगे रफ, जॉन फिलिप्स ने 1830, मतलब करंट डेट बताओ तो 1838 में इन्होंने डिसाइफर किया ब्राह्मी और खरोष्ठी इन्होंने डिसाइफर किया। तो उससे हमें पता चलता है कि एंशियंट के बारे में, किसके बारे में, एंशियंट हिस्टोरिक पॉलिटिक्स के बारे में हमें पता चलता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई उसने ब्राह्मी, जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी के बारे में डिसाइफर किया, जिससे हमें पता चला कि एंशियंट हिस्ट्री कैसी थी, एंशियंट हिस्ट्री पॉलिटिक्स कैसी थी। फिर जो मैंने कल लिखा, फिर मैंने कल एक लैंग्वेज लिखी थी, शायद वो ब्राह्मी या खरोष्ठी में से कोई थी। तो उसमें क्या लिखा था, प्रियदर्शी देव नाम प्रियदर्शी अशोका, वो एक किंग का नाम था जिसने बुद्धिज्म स्प्रेड किया है। और प्रियदर्शी मतलब भगवान को प्रिय, मतलब प्लीजेंट टू बी होल्ड, भगवान को बहुत प्रिय। और इसने जो किया है प्रिंसिप ने, जेम्स प्रिंसिप ने, वो बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि एंशियंट रॉयल एडिक्ट्स, मतलब मॉडर्न एम्पायर के टाइम क्या पॉलिटिक्स चलती थी, क्या होता था। तो उससे हमें ये पता चल जाता है जब हम उसको पढ़ेंगे, उस लैंग्वेज को पढ़ेंगे। फिर हमने इंस्क्रिप्शंस के बारे में देखा। इंस्क्रिप्शंस हमने देखा कि वो राइटिंग है एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेसेस लाइक स्टोन, मेटल, पॉटरी, और ये बहुत परमानेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, इनको ये हट नहीं सकते। और जो रिकॉर्ड्स होते हैं अचीवमेंट्स या डोनेशन, और अगर डेट लिखी है कि भाई इस समय में ये लिखा गया, वेल एंड गुड। अगर नहीं लिखी तो हमारे आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, राइटिंग स्टाइल से पता कर लेते हैं कि ये कब की लिखी है। जैसे मैंने बताया था आपको कि उस 250 BC में ए को ऐसे लिखा जाता था, और 500 BC में ए को ऐसे कुछ लिखा जाता था। ठीक है, तो ये 500 BC में ए को ऐसा लिखा जाता था, और 250 BC में ए को ऐसा लिखा जाता था। राइटिंग स्टाइल से हमको पता चल जाता था ये 250 BC की बात, ये 250 BC में लिखा गया है, 500 BC में लिखा गया है। इसको हम राइटिंग स्टाइल को हम पैलियोग्राफी भी बोलते हैं। और ये उस समय प्राकृत में लिखा जाता था, क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल अच्छे से समझ पाते थे, तब के लोग प्राकृत ही बोलते थे। ठीक है, तो दिस वाज क्लियर। ओके, फिर मैंने आयरन यूज बताया, कॉइनेज बताया था कि भाई कॉइनेज गोल्ड, सिल्वर,
और ये सब यूज़ किया जाता था, और गोल्ड बाहर से मंगवाया जाता था, जबकि हमने सरप्लस में मंगवा लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड हो रहा था गोल्ड का। गोल्ड इधर का नहीं है, पर बहुत अच्छा ट्रेड हो रहा था गोल्ड से, तो हमने इसलिए सरप्लस से मंगवा लिया। अर्बनाइजेशन, जैसे हमने मोहनजोदारो हड़प्पा में देखा कि वो सिटाडल और लोअर टाउन, मतलब सिटाडल मतलब मड ब्रिक के ऊपर घर बनाते थे, और लोअर टाउन मतलब नीचे नीचे खाली एरिया में वो घर बनाते थे। और उनका प्लानिंग सिस्टम अच्छा था। पहले ड्रेन निकालते थे ग्रिड पैटर्न के थ्रू। तो वैसे ही इसमें भी अर्बनाइजेशन में, इसमें सिटीज इमर्ज हुई, टाउन प्लानिंग अच्छे से हुआ। तो जैसे वो है वैसे ही है। द पीरियड सॉ द राइज ऑफ डाइवर्स थॉट सिस्टम। राइज ऑफ डाइवर्स थॉट सिस्टम इसलिए है क्योंकि बुद्धिज्म अच्छे स्प्रेड हुआ, जैनिज्म अच्छे स्प्रेड हुआ। किसने स्प्रेड किया? अशोका ने। ठीक है। फिर अब हम आज स्टार्ट करें कि अब क्या क्या पढ़ा हमने आज, मतलब क्या क्या हम आज पढ़ेंगे। तो क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं 16 महाजनपदास के बारे में। 16 महाजनपदास के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। 16 महाजनपदास देखो क्या होता है। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी फैमिली ही होगी। तो फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3, फैमिली 4, आपके बहुत सारे रिलेशंस होंगे कि मम्मा की दीदी, पापा की दीदी, मम्मा की बुआ, पापा की बुआ, ऐसे। तो बहुत सारे रिलेशंस होंगे। तो वैसे ही तो आप भी तो उनके ही बेटे हो ना, तो आप भी उनसे रिलेशन में होंगे। वो आपकी बुआ होंगी, मासी होंगी, या कोई भी फूफू होंगे, मासड़ जी होंगे, ऐसा। तो वैसे ही फैमिली, उनकी भी फैमिलीज होंगी। तो फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3, फैमिली 4, इनको मिला के, फैमिलीज को मिला के एक ग्राम बनेगा। जो इन फैमिलीज को हम बोलेंगे कुल। क्या बोलेंगे? कुल। फिर अब ये फैमिलीज मिल गई, इनको बोलेंगे ग्राम। मतलब ये एक फैमिली है, तो फैमिली बनाएंगी विलेज बना दिया फैमिली ने। उस समय की बात कर रही हूँ, ठीक है। उस समय फैमिलीज विलेजेस में रहती थी, ऐसे घर में नहीं रहती, विलेजेस में रहती थी। विलेजेस को हम क्या बोलते हैं? ग्राम। फिर जो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, मतलब ऐसे 4 विलेजेस। अब जो 4 विलेजेस मिलके बनाते थे ब्लॉक, मतलब ब्लॉक बनाते थे। ये एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा। जैसे हम बोलते हैं ना ब्लॉक 1, ऐसे ब्लॉक 1 में जाना है, ब्लॉक 2 में जाना है, तो ऐसे। तो वैसे ही तब भी विश होती, उसको हम ब्लॉक, उस समय विश बोलते थे, जिसको हम आज की जगह ब्लॉक बोलते हैं। फिर जब ये जो विश ब्लॉक, तो 1 विश, 2 विश, 3 विश बना के क्या बनाएंगी? जना, मतलब एक ट्राइब है। जना मतलब ट्राइब होता है। जो जैसे हमने नोमैडिक पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा नोमैडिक, जो वहाँ से वहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, उनका वो कभी सेटल नहीं होते। उन टेंट लेते हैं, टेंट लगाते हैं, और अगर कहीं जाना होता है तो उसको बांध के चल पड़ते हैं। तो वो नोमैड्स, वैसे ही जना होते हैं, मूव करते रहते हैं वन अनदर, ठीक है। यहाँ से वहाँ मूव करते रहते हैं। पर अब क्या हुआ? अब मान लो वो जो जना था, मतलब वो हस्बैंड था, एक वाइफ है। अब इस वाइफी को एक जगह बहुत पसंद आ गई, इसने क्या बोला वाइफी ने कि अब मुझे यही रहना, हम इधर से मूव नहीं करेंगे। तो अब भाई उधर रहना है तो पहले उसको कैप्चर करना पड़ेगा, उसको पहले उसमें लड़ाई करनी पड़ेगी, हाँ। तो ऐसी लड़ाई करनी पड़ेगी, फिर आप उस पर रह पाओगे, उस पर टेरिटरी बनाओगे, उस पर आर्मीज बनाओगे, ये सब बनाओगे, ठीक है। तो जब आप उस पर रहना शुरू हो गए, तो जब आप उस पर रहना शुरू कर दिए, तो आप जनपदा बोलोगे, जना नहीं बोलोगे, अब जनपदा बन गए, मतलब कि अब स्टेशनरी हो गए, पद स्टेशनरी हो गए, तो जनपदा बन गए, स्टेशनरी हो गए, जना स्टेशनरी हो गए। अब स्टेशनरी हो गए तो आपकी टेरिटरी भी हो गई, आपकी आर्मी भी आ गई, अब लोगों से टैक्स भी वसूल रहे हो, पॉलिटिकल सिस्टम भी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन टेरिटरी आर्मी और क्या बोल लो,
टैक्सेस और पॉलिटिकल सिस्टम, ये चारों मिला के महाजनपद बनते हैं। ठीक है, महाजनपद बनते हैं। और ऐसी 16 महाजनपद के बारे में आज हम पढ़ने वाले। किस वाले? ऐसी 16 महाजनपदास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब देखो, अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट लिस्ट, जो अर्ली जो किंग अशोका ने बुद्धिस्ट और जैना को स्प्रेड किया था, तो जो बुद्धिस्ट और जैना लोग हैं उन्होंने 16 महाजनपद जो वो जानते हैं उसकी लिस्ट बनाई थी। 16 स्टेट्स नोन एज महाजनपदास, उसकी लिस्ट बनाई थी। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मोस्ट वर मोनार्कीज, सम वर गानास एंड सनहास, oligarchy where power was shared। अब आप पूछोगे मोनार्की क्या होता है? मोनार्की तो आई थिंक सो आप लोगों को पता होगा। मोनार्की मतलब कि एक किंग है और वो सबको रूल कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर मान लो, क्या बोलूं, गोकुलधाम सोसाइटी। ठीक है, तो भीड़ है, सबको रूल कर रहा है, सबसे मेंटेनेंस का चेक, कभी कभी फलाना कभी ठिकाना सब ले रहा है। तो वो किंग है, वो वहाँ का किंग है। किंग बना लो उसे, ठीक है, किंग बना लो, और वो सबसे सब ले रहा है। तो उस मतलब पावर जो है वो सिर्फ उसके पास है। फॉर एग्जाम्पल वो नहीं है, तो सिर्फ पावर जो है वो उसके पास है और किसी के पास नहीं है। ये होता है मोनार्की। ओलिगार्की मतलब सबके पास पावर है। भीड़ के पास भी है, मेहता अंकल के पास भी है, और फिर किसके पास? जेठालाल के पास भी है, बबीता के पास भी है, दया के पास भी है, सबके पास पावर है, डिवाइडेड है पावर। तो इसको बोलते हैं ओलिगार्की। ठीक है, इतना समझ में आया? स्टेट्स लाइक वाजी, मगधा, कौशला, गुरु एंड पंचला वर अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वाजी, मगधा, गुरु, कौशला और पंचला, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स है। जैसे मैंने ये दिखाऊं तो ये 16 है। देखो, ये वैजी, ये मगधा, ये अंगा, ये काशी, ये वात्सा, और ये चित्या, अशाका, अवांती, मात्स्या, फिर ये शुरूस्का, कुरु, पंचाला, कौसाला, माल्स, काशी। तो ये सारे 16 महाजनपद आज है। कितने? 16 महाजनपद। कल मैं ना वो लाऊंगी, क्या लाऊंगी? हाँ, कल मैं लिस्ट लाऊंगी जिसमें आपको प्रेजेंट डे और उनकी कैपिटल्स और उनके नाम, रिजी, माध्य और ये सब इनके नाम आपको साथ में मिलेंगे। तो ये ना इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर CUET के लगा तैयारी करो तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, इसमें MCQs भी बन जाते हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, तो मान लो। तो मैं कल ना एक लिस्ट ऑफ लाऊंगी, इन 16 महाजनपदास की लिस्ट लाऊंगी, तो फिर उसमें से हम याद करेंगे। आज मैं शायद लाना भूल गई, पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, आगे बढ़े तो हम, हाँ, फिर जनपदा एंड धर्मसूत्रास। जनपदास तो आपको पता है क्या है? जनपदास मीन्स द लैंड वेयर अ जना, अ पीपल, क्लैन, ट्राइब सेट इट्स फूट और सेटल। मतलब उसने मतलब उसकी वाइफी ने बोल दिया तो उसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो गुस्सा हो जाएगी उसकी वाइफी। तो इसलिए वो टेरिटरी उसने ले ली, तो इसलिए जनपदा। वो स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रहा है, उसने स्टेशनरी है, उसने अपनी टेरिटरी बना ली, मूव नहीं कर रहा है, उसने अपनी टेरिटरी बनाकर वहीं सेटल हो गया। आर्मी भी ले ली, टैक्सेस भी ले लिया, पॉलिटिकल सिस्टम भी चला रहा है, और टेरिटरी भी उसकी है। तो ये महाजनपदास बोलते हैं हम इसे। इट इज़ अ टर्म यूज इन, मतलब ये महाजनपदास संस्कृत में एक टर्म है और प्राकृत में भी उसे बोला जाता है। फिर धर्मसूत्र began composing Sanskrit texts from c6th century BC onwards. These laid down norms for rules. Kshatriya, including rules for taxes and administration. कुछ नहीं है, ये धर्मसूत्र यही है कि संस्कृत, मतलब जो प्राकृत और संस्कृत में
जनपदास हम इसको बोलते थे। तो वो ये बस उन्होंने नॉर्म्स और रूल्स क्षत्रियास के उसमें डाल दिए, इंक्लूडिंग मतलब टैक्सेस, धर्म सूत्र मतलब टैक्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्षत्रियास के उसमें आ गए। ये जो क्षत्रियास है, जो सारे क्षत्रियास हैं वो टैक्स लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, मतलब इन सबको रूल करेंगे, एक रूल बुक टाइप की बना दी। ठीक है, अब आता है मगधा, फर्स्ट अमंगस्ट 16। मगधा जो था वो 16 मतलब 16 देशों से जो भी था वो पावरफुल था, सबसे पावरफुल सिर्फ एक था, मगधा। कौन था? मगधा। 16 में से पावरफुल मगधा सिर्फ एक ही था। क्यों? क्योंकि इसके पास आयरन माइंस थी, एलिफेंट्स, क्योंकि उसके जंगल में सिचुएटेड था, तो वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया था, तो वहाँ पे एलिफेंट्स मिल रही थी। तो एलिफेंट्स के ऊपर चढ़ के अब वो एलिफेंट का एक लात ही आ जाए तो वो 4-5 आर्मीज को वहीं ख़त्म कर देती है। तो वैसे ही इसलिए ये लोग बहुत स्ट्रांग माने गए। गंगा सिस्टम, रिवर्स। अब हमने देखा ना, मगधा देखे तो हम आएंगे मगधा, ये रहा मगधा, दिख रहा होगा तो ये रहा। तो ये मगधा है। तो ये देखो, अगर आपको पानी नहीं है, ये देखिए यहाँ से ये गंगा आ रही है, ये देखो ये गंगा आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे, ये गंगा। ठीक है, तो ये रिवर्स जा रही है, तो गंगा जा रही है वहां से, तो मीन्स गंगा, क्या लिखा है उसमें? अरे तो मूव नहीं होता। ठीक है, तो गंगा सिस्टम, रिवर्स प्रोवाइड चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। गंगा है तो सॉइल भी फर्टाइल होगी, वहां से गंगा से पानी लेकर सॉइल में डालते होंगे, क्रॉप्स में डालते होंगे, तो सॉइल भी बहुत फर्टाइल हो गई होगी। रूथलेस किंग्स, एम्बिशियस पॉलिसीज ऑफ बिम्बिसारा एंड अजतहातुरु फूल्ड इट्स राइज। एक ये इसको छोड़ो, अभी मैं बाद में समझाती हूँ। आयरन माइंस थे। क्यों आयरन माइंस थे? रिसोर्सेज फॉर वेपन्स, मतलब वेपन्स के, वो जो आयरन जो था वो वेपन्स के काम आता था। टूल्स एबडेंट इन झारखंड, ये झारखंड रीजन, जो झारखंड नहीं, ये था बिहार में, मगधा जो था बिहार में और झारखंड के एरिया में था, प्रेजेंट डे है। तो वहाँ पर आयरन मिलते थे, बहुत आयरन था। तो आयरन से हमने देखा था ना, आयरन था तो प्लो अच्छा हो रहा था, प्लो भी अच्छा हो रहा है इनका, फर्टाइल सॉइल भी है इनके पास, एलिफेंट भी है जो इतना बड़ा हाथी, मतलब जो एक ही लात में सबको मार दे, वो भी था। तो इसलिए इनका देश बहुत पावरफुल था, इनका देश बहुत मतलब पावरफुल था। ठीक है, फिर द डुअल कैपिटल्स में हमने राजाघाड़ा और पाटलिपुत्रा देखा। पाटलिपुत्रा पटना में है और राजाघाड़ा जो हमने राजगीर में। प्राकृत फॉर हाउस द किंग, फोर्टिफाइड सेटलमेंट लोकेटेड, हिल्स के अराउंड लोकेटेड था राजहारा। ये 2 कैपिटल्स है मगधा के 2 कैपिटल्स है। 2 कैपिटल्स क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा वो था, मतलब बहुत बड़ा ही एरिया था, बहुत बड़ा थी, तो इसलिए इन्होंने 2 कैपिटल्स बनाए। अब इतने बड़े एरिया को एक कैपिटल तो रूल नहीं कर सकता, तो इन्होंने 2 अलग अलग, एक वेस्ट में कैपिटल था, एक ईस्ट में कैपिटल था, तो जिससे वेस्ट का एरिया भी रूल हो पाए और ईस्ट का एरिया भी अच्छे से रूल हो पाए। ठीक है, तो इनके 2 कैपिटल थे, एक राजागहा और एक पाटलिपुत्रा। ठीक है, प्राकृत मतलब हाउस ऑफ द किंग, जो हाउस ऑफ द किंग हिल्स के बीच में होता था। कैपिटल शिफ्टेड इन द 4th century BC, कमांडेड स्ट्रेटेजिक रूट्स अलोंग द गंगा। रूट्स पाटलिपुत्रा जो था ना, उस अलोंग द गंगा ही था वो 4th century BC में, वहीं पे कमांड की जाती थी। कमांड मतलब कमांड देना, स्ट्रैटेजिक रूट्स अलोंग दी गंगा के आसपास ही रहते, सिचुएटेड थे पाटलिपुत्रा। तो कैपिटल शिफ्ट हो गई 4th century BC में। 4th century यहाँ पे क्या पिक्चर नहीं आ रही, पिक्चर्स भी मैं कल ही प्रोवाइड कर पाऊंगी। ठीक है, तो आई थिंक सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं यहाँ तक। ठीक है, मैंने यहाँ तक समझा दिया, कल हम यहीं से शुरू करेंगे, मतलब
रिवीजन के बाद हम मगधा फर्स्ट अमंग 16 से ही शुरू करेंगे, क्योंकि आई नो कि आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो मैं और अच्छे से कल एक्सप्लेन करूँगी। तो मतलब कल और डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन लाऊंगी इसका। अभी तो ये मैंने छोटे छोटे में पढ़ा दिया कि भाई थोड़ा सा क्लियर हो जाए, मतलब जितना पढ़ा दिया उतना ठीक है। ठीक है, कल मैं और अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगी, तो जिससे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इधर से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट अमंग 16 मगधा से। ठीक है, सो ये जो क्विक एग्ज़ाम रिवीजन जो भी मैंने आपको अभी पढ़ाया उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे, मतलब फिर क्लास ख़त्म करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, डिसाइफर्ड ब्राह्मण, ये आप लोगों को पता होगा, कल भी ये क्वेश्चन था। डिसाइफर्ड ब्राह्मण करोस्ती किसने की थी? जेम्स प्रिंसिप ने। प्राकृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, ट्रू। द ओल्ड कैपिटल ऑफ मगधा वॉज, ओल्ड कैपिटल ऑफ मगधा कौन थी? मुझे ये बताओ कि जो ओल्ड कैपिटल ऑफ मगधा, ओल्ड कैपिटल ऑफ मगधा मुझे बताओ क्या है? राजा गढ़ा। राजा, ये है ओल्ड कैपिटल ऑफ मगधा। पीछे हो जा, ये रही ओल्ड कैपिटल, ये ओल्ड कैपिटल ऑफ मगधा। राजा गाहा, ये जो कैप है, ये जो है ना, ये ओल्ड कैपिटल है ऑफ मगधा, और ये पाटलिपुत्रा जो है ये न्यू कैपिटल ऑफ मगधा। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर अगर हम आगे देखें तो ऑल महाजनपदास वर रूल्ड बाय किंग्स। तो ऑल महाजनपदास जो थे वो रूल बाय किंग्स नहीं थे। जो सारे महाजनपदास थे ना वो रूल्ड बाय किंग्स नहीं थे, क्योंकि किंग्स का अलग अलग वो था। कौन रूल कर रहा था हमने पढ़ा था, गनास या सानीस, ओलिगार्कीज। ठीक है, गनास या सिंघास इनको रूल करते थे। ऑल जो जनपदास थे वो किंग्स को रूल नहीं करते थे, या तो गनास होते थे या सिंघास होते थे, वो इनको रूल करते थे किंग्स को। द टाइटल डिस्कवर्ड फॉर किंग अशोका, जो टाइटल था पियादसी, वो सॉरी मैंने आंसर ही बोल दिया, सॉरी। सो द टाइटल डिस्कवर्ड, किस जो टाइटल था किंग अशोक ने क्या डिस्कवर किया, जिसको हम बोलते थे गॉड के प्रिय, तो वो पियादसी है। क्या है? पियादसी। So thank you. Any doubts? Ask me in the comment section. Let's meet in the part 2 of this chapter. So don't subscribe. Sorry. Don't forget to like, share and subscribe my channel. And if you will give me more love, more support, I will bring more good content for you, so that you will be successful in your life and I will too. Okay, so just give me more support, more love, so that I can bring like this content, more content for you, and just be successful in life. हंसते रहो, खेलते रहो। Bye bye, tata, love you all, a big heart for you, love you all, bye bye, bye bye.